विरोध की खबर के साथ, जहां करौली में जोड़ली गांव में शुक्रवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें करौली और सवाई माधोपुर के 76 गांव के किसान पहुंचे। मंच से कई दिग्गज नेताओं, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अहिंसक तरीके से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। महापंचायत में किसानों की हुकार, सुन ले जिम्मेदार, लड़ाई होगी आर पार। 76 गांव का 2 टूक फरमान, डूंगरी बांध नहीं है समाधान। करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र की बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध की आग तेज होती जा रही है। बांध के विरोध में शुक्रवार को जोड़ली गांव में महापंचायत हुई, जहां अपार जनसमूह जुटा। आयोजन स्थल पर करीब 72 बीघा भूमि में बैठक की व्यवस्था की गई थी। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। मंच से अहिंसक तरीके से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया। अगर आप संकल्प करो और इस धरती मां की कसम खाओ कि हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, हमें किसी कलेक्टर को नहीं बुलाना है। हम बात करेंगे कमेटी के लोग तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, कलेक्टर तो आ जाएगा, कलेक्टर बड़ी बात नहीं है, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा भाई। ग्रामीणों का कहना है कि डूंगरी बांध के नाम पर उनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है, जिसे वे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल है, वर्षों से लोग रह रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद सब कुछ बने हुए हैं, पुराना बैग है इनका। अब इनको झाड़ दोगे और उसके बाद डैम बना दोगे और दूसरी जगह पे पानी दे दोगे। ग्रामीणों का कहना है कि बांध परियोजना से उनकी जमीन और आजीविका प्रभावित होगी, इसीलिए वे इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। क्षेत्र के किसानों का यह आरोप है कि उन्होंने पहले भी डूंगरी बांध के विरोध में आवाज उठाई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उधर झुंझुनू के लिखवा गांव में शाम को करीब 7 बजे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने शराब के ठेके पर तोड़फोड़ की, फायरिंग कर दहशत फैलाई। वारदात के दौरान ठेके में मौजूद सेल्समैन चैन सिंह ने किसी तरह से छिपकर अपनी जान बचाई। बदमाश फायरिंग से पहले सेल्समैन को एक धमकी भरी पर्ची थमा करके गए। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। झुंझुनू के पिलानी इलाके में ये घटना हुई है। घटना के बाद ठेकेदार की सूचना पर पिलानी पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए चिड़ावा के डीएसपी विकास धिंदवाल भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हरियाणा बॉर्डर और चारों तरफ विशेष नाकाबंदी भी करवाई गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। लिखवा गांव में शराब के ठेका है, भाई के नाम सलाउट हुआ है। उस पे 2 बदमाश आए, पर्ची दे गए और फायरिंग करके चले गए। लाख रुपए मंथली हर महीने दो, नहीं तो ठेके में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी आपको। टोंक जिले में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर नया विवाद सामने आया, जहां पर अरनिया नील गांव को दाखिया की बजाय पालड़ा पंचायत में शामिल करने पर ग्रामीण नाराज हो गए हैं। उन्होंने विरोध प्रकट किया है। अरनिया नील गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, दाखिया पंचायत में यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक अरनिया नील गांव दाखिया पंचायत में अचानक आई लिस्ट में गांव को 21 किलोमीटर दूर पंचायत में शामिल कर दिया गया। आपत्तियां लेने के दौरान किसी तरह का विवाद नहीं था। गांव को अचानक पालड़ा पंचायत में शामिल करने की वजह से ये वजह किसी को समझ में नहीं आई, लोग नाराज हैं। ग्राम दाकिया पंचायत का ग्रामीण को पालड़ा पंचायत में 25 किलोमीटर दूर जोड़ा गया, जबकि पहले हमारे गांव से कोई आपत्ति नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, किसी प्रकार की किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। और पहले जो आपत्तियां मांगी गई थी और उसके बाद में लिस्ट जारी कर दी गई थी, उसके अंदर अरनिया नील को दाकिया पंचायत में रखा गया। लेकिन जो कल लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर अरनिया नील का नाम पालड़ा पंचायत में 25 किलोमीटर दूर जोड़ा गया। उससे पालड़ा पंचायत और अरनिया नील के बीच में मेंदवास पंचायत, डाडा पंचायत आती है, करीबन 30 गांव आते हैं। 30 गांव को छोड़ करके अरनिया नील को पालड़ा पंचायत में जोड़ा गया, जो हमारे गांव के साथ में कुठारा गए थे। अन्याय है, हम किसी भी कीमत पर यह अन्याय सहन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए।
राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम लगातार जारी है और पुनरीक्षण कार्यक्रम में दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान 44% आगे है। एसआईआर की सियासी बयानबाजी के बीच 2 बीएलओ की असमय मौत ने कर्मचारियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिसे दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग हरकत में है। रिपोर्ट देखिए। वर्कलोड ने बीएलओ को किया हल्का, 2 मौतों का राज्य निर्वाचन विभाग ने लिया संज्ञान। मत हो परेशान, समस्या का होगा समाधान। एसआईआर का जो प्रोग्राम जो चलाया गया है, जो काम 2-3 साल के अंदर पूरा होना चाहिए वो 2-3 महीने के अंदर पूरा कराना चाह रहे हैं। देश के अंदर कई जगह जो बीएलओ हैं सुसाइड कर रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और बहुत ही तेजी से इस पूरे काम को कराया जा रहा है। कि ऐसी क्या नौबत आ गई इनको कि आनन फानन में इस तरीके से बीएलओ को आत्महत्या करनी पड़ रही है, टास्क दिया जा रहा है। और मेरे यहाँ जयपुर में तो ऐसा हो रहा है, राजस्थान में भी हो रही है। तो बीएलए पहले दिन फार्म देके आता है और दूसरे दिन कहता है आधार कार्ड नंबर और आपका नाम भर दो और आपके साइन कर दो, क्योंकि आपसे गलती हो जाएगी। ये जो 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान करना है, ये हमारा काम है, आपका काम नहीं। कांग्रेस एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ की मौत पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को घेर रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बौखलाहट करार दे रही है। लेकिन एसआईआर की सियासी बयानबाजी के बीच कार्य दबाव के कारण आत्महत्या और हार्ट अटैक जैसी शिकायतों ने कर्मचारियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कर्मचारी संगठनों और सियासी बयानबाजी के बीच राज्य निर्वाचन विभाग एसआईआर में लगे बीएलओ को लेकर हरकत में आ गया है। राजस्थान में बीएलओ मुकेश जांगिड़ की आत्महत्या और सवाई माधोपुर में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत के बाद प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि 2 केस के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। 2 केसेस के बेसिस पे निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। हमें भी जो इस तरह की अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके प्रति संवेदना है। मैं खुद सीईओ होने के नाते उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम किस तरह से बीएलओस को और सशक्त करें, उनको और मैनपावर दें। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि बीएलओ एसआईआर अभियान की धुरी है, इसीलिए ये घटनाएं संज्ञान में आने के साथ ही उनकी हर परेशानी दूर की जा रही है। नवीन महाजन ने कहा कि बीएलओ के सहयोग के लिए अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। जरूरत के अनुसार निर्वाचन विभाग स्वयं सेवकों का भी सहयोग लेगा। अच्छी तादाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमने इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त बीएलओ भी लगाए हैं, वॉलंटियर्स भी लगाए हैं और अच्छी तादाद में जो हमारे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। निर्वाचन विभाग आश्वस्त कर रहा है कि बीएलओ के वर्कलोड को कम किया जाएगा। महाजन ने कहा कि एसआईआर समय सारणी के अनुसार किया जाना है, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव है, लेकिन प्रदेश में बीएलओ काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात खाद के लिए प्रदेश में मारामारी की। प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद के लिए अन्नदाता काफ़ी परेशान हैं। टोंक और बूंदी से खाद की किल्लत की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर दिन रात लाइनों में लगने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। अलग अलग ज़िलों की तस्वीरें देखिए। टोंक बूंदी की तस्वीरें जहां अन्नदाता लाइन में हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की आपूर्ति जो है वो अन्नदाताओं की संख्या के हिसाब से नहीं हो पा रही है। इस लिहाज से इलाके के किसान नाराज़ हैं। लगातार लाइनों में रहने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। बड़ी तादाद में जैसे ही पता चलता है कि खाद आई है, किसानों की मौजूदगी होती है, लेकिन शाम होते होते कुछ ही किसानों तक खाद पहुंचती है। तो ऐसे में बाकी के किसान उधर जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल पर अमायरा सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूल को जांच में दोषी माना और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में एफिलिएशन बायलॉज के कई गंभीर उल्लंघन, 18 महीने तक चलती रही बुलिंग की शिकायतों की अनदेखी और सुसाइड के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश जैसे चौंकाने वाले तथ्य अब सबके सामने आ गए हैं।
नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस। जांच कमेटी ने माना स्कूल ने अनदेखी की। अमायरा से लगातार बुलिंग की बात सामने आई। 1 नवंबर 2025 दोपहर 12:28। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा ने एक झटके में अपनी जिंदगी खत्म नहीं की। वो पिछले लंबे वक्त से हर रोज मर रही थी। हर जगह उसने अपने दिल की बात कही, स्कूल में, अपने परिवार से, लेकिन किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की और नतीजा अब सबके सामने है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो हमारे समाज के लिए एक बड़ा सबक है। अमायरा के सुसाइड केस के बाद सीबीएसई ने भी नीरजा मोदी स्कूल को जांच में दोषी पाया है। सीबीएसई की 2 मेंबर वाली कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, जिसका जवाब अब स्कूल को देना होगा। सीबीएसई ने कहा है कि अमायरा की मौत एक रोकने योग्य घटना थी। स्कूल की लापरवाही से वह 4थी मंजिल से गिरी। घटना स्थल पर जो मौजूद खून के निशान थे उनको स्कूल द्वारा तुरंत धो दिए गए, सबूत नष्ट कर दिए गए, जबकि वो फोरेंसिक पे जाने थे। सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में ये माना गया है कि अमायरा करीब 18 महीने से बुलिंग से परेशान थी, लेकिन उसे स्कूल में अनसुना किया गया। फोरेंसिक जांच से पहले घटना स्थल को सुरक्षित नहीं रखा गया। स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रियाएं बेहद कमजोर हैं। सीसीटीवी कैमरे, ब्लाइंड स्पॉट और पर्याप्त कवरेज नहीं है। छात्रों की गतिविधियों पर निगरानी भी कमजोर है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची ने 45 मिनट में 5 बार टीचर से मदद मांगी। डिजिटल स्लेट पर लिखी आपत्तिजनक बातें भी दिखाई दी। सीबीएसई ने स्कूल मैनेजमेंट से पूछा है कि क्यों न चैप्टर 12 के तहत पेनल्टी लगाई जाए, जिसमें चेतावनी, भारी जुर्माना, एफिलिएशन डाउनग्रेड या पूरी तरह से रद्द करने की कार्रवाई शामिल है। सीबीएसई ने रिपोर्ट में साफ लिखा है कि स्कूल हेल्दी वातावरण देने में नाकाम रहा और कानूनी दायित्व निभाने में विफल रहा। जिस मंजिल से अमायरा गिरी उस फ्लोर के अप्रूव्ड बिल्डिंग मैप्स उपलब्ध नहीं थे, संरचना ही सुरक्षित नहीं थी। मतलब जो पूरी बिल्डिंग थी वो ही इलीगल थी एज पर सीबीएसई। सीबीएसई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि स्कूल ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी और पोस्को गाइडलाइन का पालन नहीं किया। स्कूल में कोई वेलनेस टीचर या काउंसलर मौजूद ही नहीं था। बच्चों की मानसिक सुरक्षा की अनदेखी की गई साफ साफ पर। देश में स्कूल सुरक्षा पर उठे सवालों के बीच ये मामला बड़ा संकेत है कि सिर्फ किताबें और रिजल्ट नहीं, बच्चों की मानसिक सुरक्षा और संवेदनशीलता भी स्कूलों की जिम्मेदारी है। अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा, ये अब सीबीएसई और राजस्थान प्रशासन के फैसले पर निर्भर है। अमायरा के पिता का ये कहना है कि अमायरा की मौत से पहले कि अगर 45 मिनटों की जो है सीसीटीवी देखी जाए तो उसके अंदर 5 बार जो क्लास टीचर से अमायरा ने गुहार लगाई कि उनके साथ अपशब्दों का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन क्लास टीचर ने इस बार मामले में ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उनकी जो बेटी है इस घटना का शिकार हो गई। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि इस तरीके की जो घटना है वो राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है और कड़ा से कड़ा जो है वो एक्शन लिया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को जोधपुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, संगठन की स्थिति, आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने आरोप लगाए कि राजस्थान में हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को चुनाव के दौरान बंद करवा दिया गया, चाहे वो जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन पैकेट देने की योजना हो या मोबाइल वितरण योजना, सभी को रोक दिया गया। या ठीक दे रहा चुनाव आयोग का। ये ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं क्योंकि चुनाव आयोग पे पूरा लोकतंत्र काम रहता है, निष्पक्ष चुनाव हो और लिस्ट बने, वोटर लिस्ट बने, वो बिल्कुल सही बने, फर्जी वोट उसमें नहीं हो, असली वोट बाहर नहीं रहे, ये तो होता है। पर जिस प्रकार का रवैया जब राहुल गांधी जी ने इनको सूचना दी
भाई मेरी दृष्टि के अंदर मैं जांच करवाई है। आप तो मैं दे नहीं रही हूँ फॉर्मेट जो होता है इलेक्ट्रिक फॉर्मेट, जो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ रहा है कौन सा वोट डबल आया हुआ है, तो वो आप दे नहीं रहे हो। तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ 1,02,50 वोट जो है ये फर्जी बने। जयपुर पुलिस ने शहर के मालवीय नगर और प्रताप नगर इलाकों में 2 ऐसे कॉल सेंटर्स का भंडाफोड़ किया जिसमें काम करने वाले कर्मचारी कॉल के जरिए मैसेज करके और कॉल करके अमेरिकी नागरिकों से साइबर फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने दोनों जगहों से कुल 60 जनों को धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया। जांच जारी है। यूएस के सिटीजन्स के संग ठगी करते हैं। इसको हमने डेवलप किया, मुखबिर लगाए। उसके बाद हमको पता चला कि इस तरह के 2 सेंटर्स, एक मालवीय नगर थाना क्षेत्र में, एक प्रताप नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्होंने गूगल के ऊपर इनका जो सारा संचालन है वो अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति है वो कर रहा है। तो उसने वहाँ पर गूगल के जो फीड होती है उसमें एप्पल और अमेज़न के अपने फर्जी नंबर डाल के उनको सबसे ऊपर करवाया। तो जब जो कस्टमर्स एप्पल और अमेज़न के वो कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं तो इन बदमाशों का नंबर रिफ्लेक्ट होता था। तो उस पर जब ये लोग कॉल करते हैं तो फिर वो उनको एप्पल या अमेज़न का एजेंट वो कस्टमर केयर बन करके वो फिर उनके प्रॉब्लम्स सुनते थे और आगे अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते थे। चूरू के बिदासर थाने में दर्ज हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों ने पीड़ित को अश्लील बातचीत के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया और दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की मांग की। पीड़ित से 3 लाख रुपए हड़पने के बाद आरोपियों ने 20 लाख की और मांग शुरू कर दी। पुलिस ने हनी ट्रैप के तर्ज पर जाल बिछाया। पीड़ित द्वारा दी जा रही रकम में से 1 लाख रुपए लेते वक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच जारी है। ये बात 1 महीने पहले की है जिसमें इन्होंने 5 लाख रुपए में जो है इसको दबा करके परिवादी को और 5 लाख रुपए में सौदा तय किया और 3 लाख रुपए उसने रतनगढ़ में एग्रीमेंट लिखवा करके बिदासर में प्राप्त कर लिया। उसके बाद में 2 लाख रुपए देने थे 25/11 को। इसी दौरान इन्होंने दबाव बना करके 20 लाख रुपए की डिमांड बढ़ा दी। जब परिवादी इस बात से अपने परिवारजनों को बताया और परेशान हुआ तो मेरे पास ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद में हमने हनी ट्रैप का प्रोग्राम बनाया महिला सहित आरोपी को पकड़ने के लिए थाने में भेज करके। और राजेंद्र सिंह जी एएसआई साहब थाने में थे जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज होने के बाद में हनी ट्रैप का प्लान बना करके और महिला और जो आरोपी है उन दोनों को हमने दस्तयाब किया। मैं रुपयों के 2 लाख रुपए उस परिवादी ने उन दोनों को दिए। 1-1 लाख रुपए दोनों के से जब्त